जिंदगी कभी कभी दो टूटे हुए लोगों को मिलाकर एक नई कहानी बना देती है। एक तरफ है पाल्मर जिसका अतीत उसे चैन से जीने नहीं देता, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा जिसे दुनिया अपनाने से डरती है। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग पाल्मर। कहानी की शुरुआत होती है एडी पाल्मर नाम के एक आदमी से, जो 12 साल जेल में बिताने के बाद लुइसियाना में अपने छोटे से होम टाउन वापस आता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी दादी विवियन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार से गले लगाती है। एडी अपने पुराने कमरे में जाता है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गया था। खिड़की से बाहर देखते ही उसे अपनी पड़ोसी शैली और उसका बेटा सैम दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि वे मुश्किलों में हैं। विवियन भी बताती है कि अगर सैम न होता तो वो शैली और उसके बॉयफ्रेंड को कब का निकाल देती, क्योंकि दोनों का व्यवहार बहुत खराब है। रात के खाने पर विवियन एडी को समझाती है कि उसे नौकरी ढूंढनी चाहिए और अपनी जिंदगी फिर से बनानी चाहिए। वो जानती है कि छोटे शहर में जेल से लौटे लोगों को दूसरा मौका आसानी से नहीं मिलता। एडी ये बात मान लेता है और तय करता है कि वो अपनी पैरोल के सारे नियम ठीक से मानेगा। अगले दिन एडी नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। लोग बस विनम्रता दिखाते हैं, पर असल में उसे काम देने से बचते हैं। शाम को वो स्थानीय बार में अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। सब लोग हंसते बोलते हैं। उसका दोस्त डेरिल बताता है कि एडी का फुटबॉल वाला रिकॉर्ड उसके बेटे ने कुछ साल पहले तोड़ा था। कोल्स, जो अब टाउन का शेरिफ है, एडी को देखकर खुश होता है और कहता है कि वो चाहता है एडी अपनी जिंदगी ठीक करे। उसी रात शैली भी बार में आती है और एडी से फ्लर्ट करती है। अगली सुबह एडी शराब पीकर बाहर निकलता है और विवियन उसे इस हालत में देखकर चिंतित हो जाती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं एडी फिर से पुराने रास्तों पर न चल पड़े। सुबह 10 बजे विवियन उसे उठाती है ताकि वे चर्च जा सके। वे सैम को भी साथ ले जाते हैं। चर्च में लोग एडी को घूरते हैं और उसके बारे में फुसफुसाते हैं। छोटे शहरों में गपशप माफी से तेज चलती है। इधर सैम भी बाकी बच्चों के साथ घुल नहीं पाता। चर्च खत्म होने के बाद पुलिस चीफ एडी को सीधे चेतावनी देता है कि अपनी हरकतें ठीक रखो, वरना फिर जेल जाना पड़ेगा। वहीं डेरिल सैम के बारे में बुरी बातें कहता है, क्योंकि सैम का व्यवहार सामान्य लड़कों से अलग है। घर लौटकर विवियन सैम को खाना देती है और उसकी देखभाल करती है। एडी भले घर लौट आया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी अपने पुराने बोझ में फंसा हुआ है। अगली सुबह विवियन उसे कुछ सामान खरीदने पैसे देती है। एडी पैसे लेने में शर्मिंदा महसूस करता है। बाहर निकलते समय वो देखता है कि शैली अपने बॉयफ्रेंड के साथ सैम को छोड़कर कहीं जा रही है। ग्रोसरी स्टोर पर एडी को हेल्प वांटेड का बोर्ड दिखाई देता है। वो पूछता है, पर पता चलता है कि जगह सुबह ही भर चुकी है। एडी समझ जाता है कि असल कारण उसका जेल का अतीत है। घर लौटने पर वो देखता है कि सैम विवियन के बाल संवार रहा है। विवियन बताती है कि शैली फिर गायब हो गई है, इसलिए सैम अब कुछ समय उनके साथ रहेगा। एडी देखता है कि सैम गुड़ियों से खेल रहा है। वो सैम को समझाता है कि डॉल्स लड़कों के लिए नहीं होती, लेकिन सैम शांत तरीके से जवाब देता है कि उसे वही पसंद है जो उसे पसंद है। उसकी ये हिम्मत एडी को भीतर से छूती है। डिनर के समय विवियन फिर नौकरी के बारे में पूछती है। एडी चिढ़ जाता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। विवियन कहती है कि उसका छुट्टा पैसा कम है और उसे शक होता है कि एडी ने पैसे रख लिए। एडी बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन विवियन उस पर भरोसा नहीं कर पा रही। एडी गुस्से और निराशा में बाहर निकलता है। उसी दौरान वो एक स्कूल में जैनिटर की नौकरी का नोटिस देखता है और तय करता है कि वो इसी के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि अब उसे खुद को साबित करना ही होगा। अगली सुबह एडी अपने इंटरव्यू के लिए स्कूल पहुंचता है। वो पूरी कोशिश करता है समझाने की कि उसने 13 साल जेल में रहते हुए हमेशा अनुशासन बनाए रखा था। सामने बैठे मिस्टर सिब्स और प्रिंसिपल फोर्ब्स पहले थोड़े संदेह में दिखते हैं, लेकिन जब वे सुनते हैं कि एडी कभी लुइसियाना यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप वाला फुटबॉल प्लेयर था, तो फोर्ब्स थोड़ा नरम पड़ते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एडी विवियन पाल्मर का नाती है, जो चर्च में बहुत सम्मानित है, तो फोर्ब्स कहते हैं कि वो स्कूल बोर्ड से बात करके एडी को एक मौका देने की कोशिश करेंगे। एडी के लिए ये छोटी सी उम्मीद बहुत बड़ी लगती है। उस रात डिनर के दौरान सैम विवियन को बताता है
कि उन्होंने एडी पर चोरी का जो आरोप लगाया था वो गलत था। थोड़ी देर बाद एडी को एक फोन आता है। उसे स्कूल में जैनिटर की नौकरी मिल गई है। ये उसकी जिंदगी में पहला छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम होता है। सैम भी उसी स्कूल में जाता है जहां एडी अब काम करता है। सैम लड़कों से कम और लड़कियों से ज्यादा दोस्ती करता है। उसकी टीचर मैगी हेज उसकी बहुत परवाह करती है। जगह के कुछ लोग विवियन से कहते हैं कि उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को बुलाकर सैम को फोस्टर केयर भेज देना चाहिए, लेकिन विवियन इस बात से दुखी हो जाती है। उनके लिए परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। एक सुबह एडी सैम को परीखानी वाले कार्टून और गुड़ियों के साथ खेलते देखता है। सैम कहता है कि विवियन सो रही है। एडी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो जाकर देखता है, विवियन नींद में ही शांति से गुजर चुकी होती है। कुछ ही समय बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पूरा टाउन उन्हें सम्मान देने आता है। एडी और सैम दोनों अंदर से खाली महसूस करते हैं। स्कूल में एडी के बॉस उसे अगले दिन की छुट्टी दे देते हैं ताकि वो शोक मना सके। घर लौटकर सैम चुपचाप विवियन के मेकअप बैग को देखता है। उसे उनकी बहुत याद आती है। एडी भावनाओं से दबकर उस रात फिर बार में जाकर पीता है। देर रात लौटने पर वो सैम को सोफे पर सोते पाता है। अगली सुबह एडी सैम को जगाता है और कहता है कि वो अपनी चीजें पैक करे। सैम घबराकर उसके साथ चल पड़ता है। वे सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। एडी अपने दोस्त कोल्स को बताता है कि शैली 2 हफ्तों से गायब है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। कोल्स कहता है कि अब सैम को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ले जाएगी और उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। स्टेशन से बाहर आते समय एडी खिड़की से सैम को देखता है। सैम की आंखें भर आती है। वो डरा हुआ है और पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा है। एडी उसे पीछे छोड़ नहीं पाता। वो तुरंत फैसला बदलकर सैम को वापस अपने साथ घर ले आता है। कभी कभी सही काम करना नियम तोड़ने से ज्यादा जरूरी होता है और एडी ये बात समझ चुका है। अब से वो सैम की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला कर लेता है। सैम भी अपनी स्वतंत्रता दिखाता है। खुद तैयार होता है, खुद बस पकड़ता है और स्कूल जाता है। कुछ दिन बाद टीचर मैगी घर आकर सैम की स्थिति चेक करती है। एडी थोड़ा घबराया होता है, लेकिन मैगी नरमी से पेश आती है और अपना नंबर देकर जाती है कि जरूरत पड़े तो कॉल करे। शाम को एडी बार बार सैम की मां शैली को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात में सैम पूछता है, मां कब आएगी? एडी सच सच कहता है, मुझे नहीं पता। सैम पूछता है कि क्या एडी को कभी अपनी मां पर गुस्सा आया था। एडी कहता है कि वो अपनी मां को मुश्किल से जानता था, लेकिन अपने पिता को याद करता है। उस रात सैम के सोने के बाद एडी एक पुराना फैमिली स्क्रैपबुक निकालता है। उसमें उसकी पुरानी फुटबॉल वाली चमकती हुई यादें होती है, लेकिन वे दिन अब सिर्फ तस्वीरों में बचे हैं। अगली सुबह एडी सैम को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में सैम खुशी से बताता है कि उसे प्रिंसेस कार्टून सबसे ज्यादा पसंद है और वो गर्व से अपना प्रिंसेस वाला लंच बॉक्स दिखाता है जो उसकी मां ने कभी सेल में खरीदा था। दोपहर में एडी को लुसिल का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या सैम उसकी बेटी एमिली के साथ खेल सकता है, एक छोटी सी प्ले डेट। वो बताती है कि सैम एडी को डैड जैसा मानता है। शाम 5 बजे एडी सैम को लेने जाता है। लुसिल उसे अंदर बुलाती है जहां बच्चे टेबल पर टी पार्टी खेल रहे होते हैं। एडी थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन शिष्टता से साथ बैठ जाता है और एक बार फिर वो महसूस करता है कि सैम बाकी बच्चों से अलग है। लेकिन इस बार वो उसे जज नहीं करता, बस चुपचाप उसे स्वीकार करता है। उस शाम एडी अपने साथ सैम को फुटबॉल मैच देखने ले जाता है। स्टेडियम की भीड़ में वे बैठकर पुराने दिनों की बातें करते हैं। एडी सैम को अपने कॉलेज फुटबॉल के गौरव भरे समय की कहानियां सुनाता है। मैगी भी वहीं मौजूद होती है। वो हंसकर कहती है कि कभी कभी सब मिलकर बॉलिंग जा सकते हैं, मगर डारिल, जो पुराना दोस्त और थोड़ा झबड़ैल किस्म का आदमी है, एडी से चेतावनी देता है कि शेली के साथ उलझना ठीक नहीं। वो मुसीबत में फंसी हुई है और एडी को उसके करीब नहीं जाना चाहिए। डारिल थोड़ा नशे में भी है और बार में शोरगुल करता है। बार का मालिक मिस्टर सिब्स उसे बाहर निकाल देता है और एडी डारिल को बाहर ले जाकर सुरक्षित कर देता है। मैच के दौरान एडी नए स्टार खिलाड़ी को देखता है जिसने उसका पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था और डारिल से पूछता है कि वे लोग जो उसके अतीत की गलतियों में शामिल थे अब कहाँ है। डारिल कहता है कि उन बातों को भुला दे। वो मानता है कि एडी को गलत सजा मिली थी।
सैम बीच बीच में चीयर लीडर की नाच कदम कॉपी करने की कोशिश करता है और खिलखिलाकर आनंद लेता है। अगले दिन सब मिलने पर मैगी, एडी और सैम बॉलिंग के लिए जाते हैं। सैम खूब खुश रहता है। बॉलिंग के दौरान एडी और मैगी बीच बीच में बातें करते हैं। एडी बताता है कि वो कॉलेज में 1 साल रहा था और फिर जिंदगी गलत मोड़ पर चली गई। मैगी अपनी असफल शादी और घर लौटने की वजह बताती है। धीरे धीरे एडी को अपनी नई जिम्मेदारी सैम की परवरिश करने में आत्मविश्वास आने लगता है। काम पर लौटकर एडी मिस्टर सिप से डारिल के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। प्रिंसिपल फोर्ब्स भी स्कूल में सैम से पूछते हैं कि क्या वो ठीक ठाक रहता है और क्या एडी उसे हर दिन स्कूल तक लाता है। सैम विनम्रता से कहता है कि हाँ, एडी को अपनी पैरोल शर्तों के मुताबिक पुलिस स्टेशन भी नियमित रिपोर्ट करने जाना होता है। सैम जिज्ञासा से पूछता है कि एडी बार बार पुलिस स्टेशन क्यों जाता है। एडी उदासी से बताता है कि उसने पुराने दिनों में चोरी की थी और उसकी सजा हुई। ईमानदारी से ये बताना दिखाता है कि अब वो बच्चे के लिए बेहतर रोल मॉडल बनना चाहता है। उसके बाद सैम एक अहम बात बताता है। उसने भी कक्षा से एक खिलौना चुरा लिया था और उसे बुरा लग रहा है। एडी उससे पूछता कि क्या वो चीज वापस कर देगा। सैम हंकता हंकता मान जाता है और खिलौना लौटाने चला जाता है। ये उसकी ईमानदारी और बढ़ती जिम्मेदारी दिखाती है। धीरे धीरे एडी की जिंदगी में एक मकसद पैदा होता है, किसी के लिए जरूरी होना। अगली सुबह वे साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एडी नहीं चाहता कि सैम सिर्फ बिस्किट खाए और सैम हिम्मत करके खिलौना वापस कर देता है। फिर सैम का जन्मदिन आता है। मैगी और लुसिल की बेटी भी आती है। एडी सरप्राइज में सैम को एक यूकुलेले देता है। सैम खुश होता है, भले ही संगीत में उसकी ज्यादा रुचि न हो। बच्चों के खेलने के बीच मैगी एडी से उसकी मां के बारे में पूछती है। एडी बताता है कि उसकी मां अक्सर घर से चली गई थी और विवियन ने उसे बचपन में पाला पोसा। इसी दौरान एडी पुरानी मेलडब्बी खोलकर देखता है और वहां विवियन के वसीयत का एक पत्र मिलता है। विवियन ने घर और सामान चर्च को दान करने का हवाला लिखा था और एडी के लिए केवल $5000 छोड़ने के निर्देश दिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि घर बिकने के बाद एडी को केवल 30 दिन में निकलना होगा। यह खबर एडी के लिए झटके जैसी है और भविष्य के ऊपर अनिश्चितता बढ़ाती है। स्कूल में सैम कुछ बच्चों से तंग होता है जो उसे अलग दिखने की वजह से चिढ़ाते हैं। एडी तुरंत हिफाजत में खड़ा हो जाता है। उसका संक प्रेजेंस ही बच्चों को डरा देता है। घर पर सैम बताता है कि वो फेरी प्रिंसेस शो में हिस्सा लेना चाहता है। एडी समझाने की कोशिश करता है कि शो में ज्यादातर लड़कियां होती हैं, पर सैम डटकर कहता है कि उसे परवाह नहीं, वो वही पसंद करेगा जो उसे अच्छा लगे। दुकान में एक बूढ़ी महिला एडी पर चिल्लाती है और कहती है कि उसके पास बच्चे की निगरानी करने का कोई हक नहीं है, उसे चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया जाएगा। ये टिप्पणी एडी को अंदर से छुपती है, पर सैम के भरोसे ने एडी को मजबूत कर दिया होता है। क्लास में सैम बताता है कि वो हैलोवीन पर प्रिंसेस पेनलोपे बनकर आएगा। कुछ बच्चों ने उसे चिढ़ाया, लेकिन तब शिक्षक क्लास में आकर सपोर्ट दिखाते हैं। शाम को मैगी एडी और सैम को डिनर पर बुलाती है। खाने के दौरान मैगी धीरे से एडी से जेल के समय के बारे में पूछती है। ये एडी के लिए बात करना मुश्किल होता है, पर वो हिम्मत करके बताता है। वो यूनिवर्सिटी का स्टार खिलाड़ी था, गंभीर चोट लगी, करियर खत्म हुआ और दोस्तों के साथ हुई एक लूट भेड़ में उसने गलत काम कर दिया। वो आदमी जो वापस आया, उसे मारना पड़ा। यही गलती उसे जेल तक ले गई। रात होते होते सैम सो जाता है। अगली स्कूल छुट्टी के दिन लुसिल की बेटी फिर सैम को खेलने बुलाती है। सैम खुश है। वो ब्रेक में ऑनलाइन ये देखता है कि कैसे सैम की कस्टोडियनशिप लीगल रूप से ली जा सकती है। एडी मैगी से मदद मांगता है कि वो विवियन की चीजें चैरिटी में दान करना चाहता है। तभी सैम रोता हुआ अंदर आता है। डारिल ने उसे चोट पहुंचाई होती है। एडी गुस्से में फूट पड़ता है। मैगी रोकने की कोशिश करती है, पर एडी को नहीं रोक पाती। वो बार जाकर डारिल को ढूंढता है। बार में मिलने पर जब डारिल सैम को एबनॉर्मल कहता है तो एडी धैर्य खो देता है और उस पर हमला कर देता है। दूसरे लोग उसे खींचकर रोकते हैं। एडी डारिल को पीटने के बाद पुलिस ऑफिसर कोहल्स को भी धमका देता है, क्योंकि वो सैम को बचाते समय कुछ नहीं कर पाया। जब एडी घर लौटता है, मैगी समझ जाती है कि क्या हुआ। वो दुखी होकर कहती है कि हिंसा कभी हल नहीं होती। उसे लगता है कि एडी में बदलाव नहीं आया, इसलिए वो नाराज होकर चली जाती है। अगली सुबह एडी सैम को समझाता है कि ये सब उसकी गलती नहीं है।
डारिल ही बुरा इंसान है। सैम को खुश करने के लिए एडी पहली बार उसके सपने का समर्थन करता है और साथ बैठकर फेरी प्रिंसेस शो को पत्र लिखवाता है। तभी दरवाजा खड़कता है। सैम की असली मां शैली आती है। वो बहुत बीमार और थकी हुई दिखती है। वो सैम को वापस ले जाने आई है। सैम का दिल टूट जाता है। एडी वादा करता है कि वो कभी भी मिलने आ सकता है। सैम एडी को कसकर गले लगाता है। शैली को तब पता चलता है कि वो अपने ही बेटे का जन्मदिन भूल गई थी। वो झूठ बोलकर कहती है कि उसने भी सैम के लिए गिफ्ट खरीदा है। एडी अकेला और खाली महसूस करते हुए खुद को काम में झोंक देता है। कुछ समय बाद एडी मैगी को बताता है कि शैली वापस आ गई है। दुख में एडी बाहर जाता है मगर खुद को रोक लेता है और शराब नहीं पीता। अगली सुबह एडी देखता है कि सैम बाहर उदास बैठा है। वो बताता है कि शैली के बॉयफ्रेंड ने उसकी लंच बॉक्स फेंक दी और उसे शर्मिंदगी कहा। सैम बताता है कि वो और उसकी मां जल्द ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहने जाएंगे और फिर स्कूल भी बदलना पड़ेगा। पूरे दिन एडी इसी चिंता में रहता है। शैली के बॉयफ्रेंड को देखकर उसे एहसास होता है कि वो भी शैली की तरह ही गलत इंसान है। उसी दिन चाइल्ड सर्विसेज सैम को ले जाती है। शैली रोते हुए एडी को बताती है कि क्या हुआ। एडी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस बताती है कि कोर्ट तय करेगा सैम शैली को मिलेगा या किसी फोस्टर होम में जाएगा। शाम को एडी शैली के ट्रेलर पर जाकर उससे निवेदन करता है कि वो सैम की कस्टडी उसे दे दे। वो कानूनी पेपर दिखाता है कि वो सैम को अपने पास रखना चाहता है। शैली गुस्से में कहती है कि एडी भी उससे बेहतर नहीं है और वो उसका बेटा उससे खरीदना चाहता है। एडी समझाता है कि उसका दोबारा साफ सुथरा होना जरूरी है, वरना कोर्ट उसे बच्चा नहीं देगा। शैली गुस्से में चिल्लाती है कि वो सब छोड़ देगी और एडी को बाहर निकाल देती है। कोई रास्ता न होने पर एडी मैगी से मदद मांगता है। वो कोर्ट में साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कोर्ट में जज कहता है कि उसने एडी में बदलाव देखा है, लेकिन कस्टडी के लिए उसे स्थिर घर चाहिए और पैरोल पूरा होना भी जरूरी है। एडी भावुक होकर कहता है कि वो सैम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो खुद जानता है कि अकेला पड़ना कैसा लगता है। लेकिन जज फिर भी उसकी रिक्वेस्ट खारिज कर देता है। सैम फिलहाल स्टेट की देखभाल में रहेगा। तभी शैली कोर्ट में घुस आती है और जज से विनती करती है कि उसका बेटा उसे वापस दे दे। वो कहती है कि सैम खास बच्चा है जिसे दोस्त बनाने में मुश्किल होती है और उसे अपनी मां की जरूरत है। जज उसकी बात सुनकर फैसला शैली के पक्ष में दे देता है। हर दिन एडी को शैली और शैली के बॉयफ्रेंड की लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है। जब उसे समझ आता है कि शैली फिर उसी बुरी आदतों में फंस रही है, एडी एक बड़ा फैसला करता है। वो शैली के बॉयफ्रेंड को धक्का देकर दूर कर देता है और सैम को साथ ले जाता है। पुलिस को कॉल होने पर एडी समझता है कि अब वो भगोड़ा माना जाएगा। एक पेट्रोल पंप पर वो मैगी को फोन करता है और पता चलता है कि शैली ने रिपोर्ट कर दी है। एडी सैम से वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार एडी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसकी समझदारी दिखाती है कि वो सही गलत अब अच्छे से समझता है। ऑफिसर कोहल्स व्यवस्था करता है कि सैम फिलहाल मैगी के साथ रहेगा। एडी गिरफ्तार हो जाता है। सैम पुलिस कार के पीछे दौड़ता है, रोते हुए अपनी मां पर चिल्लाता है कि वो उसे कभी प्यार नहीं करती थी। एडी अपनी आंखों में आंसू रोकता है। जेल में बैठा एडी टूट चुका होता है। तभी ऑफिसर कोहल्स खुशखबरी लाता है। शैली ने अपना बयान बदल दिया है और कहा है कि एडी सिर्फ सैम को खाना दिलाने ले गया था। इस वजह से एडी पर से सारे आरोप हट जाते हैं। एडी तुरंत मैगी के पास पहुंचता है जहां सैम रहता है। फिर शैली भी आती है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। ये देखकर शैली समझ जाती है कि उसने सचमुच बेटे को खो दिया है। वो भारी मन से फैसला करती है सैम की पूरी कस्टडी एडी को दे देगी। वो अपने बेटे से प्यार तो करती है, लेकिन जानती है कि एडी ही उसे सही जीवन दे सकता है। मां बेटे की विदाई बहुत भावुक होती है। अब एडी सचमुच सैम का पिता बन जाता है। उनकी जिंदगी में रोशनी लौट आती है। एडी की नौकरी चल रही है और वे विवियन का घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के आखिर में एक दिन डाक में एक खत आता है फेरी प्रिंसेस शो से। सैम पहली बार अपनी पूरी खुशी से मुस्कुराता है और दोनों एक नई उम्मीद भरी जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।